नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम सभी साथियों को। दोस्तों, उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। मित्रों, अपन राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत अपन चौहान वंश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले अपन ने मेवाड़ राज्य के इतिहास के ऊपर विस्तृत चर्चा की थी और इसके बाद चौहान वंश के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे और चौहानों के बारे में अपन ने देखा था कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई, चौहानों की स्थापना कहां से हुई और स्थापना के समय इनके बारे में अपन ने देखा था कि प्रारंभिक समय में जो चौहान वंश था ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत हुआ करते थे। इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता चौहानों में सांबर का एक शासक जिसका नाम था गुवक प्रथम, उस गुवक प्रथम ने चौहानों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा कर चुके थे और अपन ने देखा था कि जो गुवक प्रथम है, इस गुवक प्रथम के काल में ही चौहानों के इष्ट देव अथवा आराध्य देव जो थे हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के काल में, गुवक प्रथम के काल में होता है। इसके बाद दोस्तों अपन ने चर्चा की अजमेर के चौहानों की तरफ चले थे। मैंने कहा था कि चौहानों की 551 से लगा करके 1113 ईस्वी तक जो राजधानी रही थी वो अहित छत्तरगढ़ रही थी और उसी अहित छत्तरगढ़ का जो वर्तमान नाम था नागौर। लेकिन जैसे ही 1113 ईस्वी में अजय राज अजमेर का चौहान शासक बनता है, अजय राज शासक बनते ही चौहानों की राजधानी कौन सी बनती है? चौहानों की राजधानी अजमेर बन जाती है। फिर अपने अजय राज के काल में कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य देखे, तारागढ़ का निर्माण देखा, उसका जीर्णोद्वार देखा, कुछ चांदी के सिक्के देखे और लास्ट में अपने मित्रों देखा था कि जो अजय राज था संन्यास लेकर के पुष्कर चला जाता है। उसके बाद मित्रों अपने अर्णोराज के इतिहास काल के बारे में चर्चा की थी, जिसे अपन अन्ना जी कहते हैं। उनके कुछ महल मालियों के निर्माण देखे, कुछ एक दो आक्रमण देखे और अंत में 1153 ईस्वी में उन्हीं के पुत्र जगदेव के द्वारा राज की हत्या कर दी जाती है और इतिहास में जो अपने पिता की हत्या करे उसको पितृहंता कहते। मित्रों, उसके बाद मैंने बताया था अर्णोराज के बाद कल अपन ने चर्चा की थी विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव के ऊपर, जिनका जो शासनकाल था 1158 से लगा करके 1163 तक। दोस्तों, उसके शासनकाल में मैंने यह बताया था कि इसके जो समकालीन शासक थे, जैसे गौर प्रदेश जिसे वर्तमान में अपन अफगानिस्तान कहते हैं, वहां का जो था खुसरूशाहो जिसका सेनापति था कुशाल शाह, उसको अपन ने देखा था विग्रहराज चतुर्थ ने बंधक बनाया। फिर मैंने कहा थोड़ा सा नीचे आते हैं तो गुजरात से सीमा लगती है और गुजरात का उस समय का जो शासक था कुमारपाल, उस मित्रों कुमारपाल को इस विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित किया था और पराजित करके पाली, जालोर और नागौर इन तीनों क्षेत्रों पर अधिकार विग्रहराज चतुर्थ ने किया। उसके बाद मैंने आपको इसका संबंध दिल्ली सल्तनत से बताया था और दिल्ली सल्तनत में उस समय का जो शासक था तोमर वंश का तंवर तोमर शासक था। इस तंवर तोमर को पराजित करके विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान राज्य का विस्तार दिल्ली तक करके चौहानों की राजधानी दिल्ली को बनाया। मित्रों, अब तक चौहानों की 3 राजधानियां बन चुकी है। 551 से लगा के 1113 ईस्वी तक चौहानों की राजधानी रही थी अहित छत्तरगढ़। 1113 ईस्वी से लगा के 1161 ईस्वी तक चौहानों की राजधानी रही थी अजमेर और 1161 के बाद में तंवर तोमर को पराजित करके मित्रों दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। इसीलिए मैंने कहा चौहान वंश का अगर स्वर्ण काल पूछा जाए किस शासक का काल कहलाता है, तो मित्रों एग्जामिनर ऑप्शन ए में पृथ्वीराज तृतीय देगा और अधिकांश विद्यार्थी गलतबाजी में पृथ्वीराज तृतीय कर देंगे। हालांकि चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज तृतीय है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है, लेकिन चौहान वंश का अगर स्वर्ण काल पूछा जाए किसका काल होगा, तो विग्रहराज चतुर्थ का काल होगा। कारण क्या है? कारण है क्योंकि चौहान साम्राज्य का विस्तार करते हुए विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली तक पहुंचा था और उस समय पूरे भारत में दोस्तों 2 क्षेत्र ऐसे हुआ करते थे। एक था कन्नौज जो पड़ता था उत्तर प्रदेश में और एक था दिल्ली।
इन दोनों जगह पर जो शासक अधिकार कर लेता था वही भारत का सबसे शक्तिशाली शासक। मित्रों, कन्नौज इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कन्नौज का जो मैदानी भूभाग है वो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और एक तरफ समतल मैदानी भाग है। जिस शासक का अधिकार कन्नौज पर होता, कन्नौज का मैदानी भाग दोस्तों इतना उपजाऊ था कि वो अकेला कन्नौज का मैदानी जो भाग था वो पूरे के पूरे उस राज्य की आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बन जाता था। यानी कन्नौज से उत्पादित होने वाली फसल ही उस पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था चला सकती थी। इतनी उपजाऊ मैदानी जमीन सा था कन्नौज, उत्तर प्रदेश के आसपास का था। इसलिए हर राजा जो भी शक्तिशाली होता उसका मुख्य निशाना कन्नौज होता था। कन्नौज के बाद मुख्य निशाना दिल्ली होता था, क्योंकि दिल्ली भी उस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। तो इस विग्रहराज चतुर्थ ने पहले बार चौहानों का पहला शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, इस कारण इसका काल स्वर्ण काल कहलाता। इसके बाद मैंने दोस्तों इसके कुछ निर्माण कार्य बताए। मैंने कहा कि इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको कालांतर में 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया, और इस 2.5 दिन के झोंपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पर पंजाब शाह पीर की उर्स में याद लगता है। दोस्तों, ख्वाजा साहब का उर्स जो है ख्वाजा साहब की दरगाह में लगता है। पंजाब शाह पीर का जो उर्स है 2.5 दिन के झोंपड़े में लगता है, और इस 2.5 दिन के झोंपड़े से पहले इसका जो नाम था सरस्वती पाठशाला, इस सरस्वती पाठशाला में पृथ्वीराज तृतीय का जब शासनकाल आया, यानी 1177 से लगा के 1192 तक का जो शासनकाल है पृथ्वीराज तृतीय का, उस शासनकाल में इस संस्कृत पाठशाला में कुल 85 प्रकार के विषयों का अध्यापन करवाया जाता। इसी कारण इसी संस्कृत पाठशाला को सरस्वती कंठाभरण भी कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वीराज 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद यहां पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हुआ। मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसे नष्ट करके 2.5 दिन का क्या बना देता है, झोंपड़ा बना देता है। दोस्तों, उसके बाद अपन ने देखा विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर सागर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में अपन बिसलपुर बांध कहते हैं। अजमेर, टोंक और जयपुर जैसे बड़े महानगरों की पेयजल का मुख्य स्रोत भी वर्तमान में कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध है, जो वर्तमान में टोडा रायसिंह गांव जिला टोंक में पड़ता है। इसके अलावा अपन ने देखा था विग्रहराज चतुर्थ के काल में ही दोस्तों एक साहित्य सम्मेलन का आयोजन होता है। साहित्य सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता, पद्मनाभ के द्वारा। लेकिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान जिसका नाम था सोमदेव। यानी विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान जो सोमदेव था, इस सम्मेलन की क्या करता है दोस्तों, अध्यक्षता करता है। इसके बाद 1163 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु होती है। विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद मैंने कहा था कि शासक बनाता अपार गांगे, और इस अपार गांगे की हत्या इसके चचेरे भाई, और चचेरे भाई का नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। इस पृथ्वीराज द्वितीय ने अपने चचेरे भाई अपार गांगे की हत्या की थी, और इतिहास में जो अपने भाई की हत्या करे उसे बात्रहंता कहते हैं। तो चौहानों का पहला बात्रहंता पूछे तो पृथ्वीराज द्वितीय, और चौहानों का पहला पितृहंता पूछे तो जगदेव हो जाएगा। और मित्रों, ये जगदेव का बेटा ही कौन सा द्वितीय था, पृथ्वीराज द्वितीय था। यानी सरल सी भाषा में कह सकते हैं बाप बेटे दोनों हत्यारे हैं। बाप बेटे दोनों ने एक मर्डर किए थे। बाप ने मर्डर किया था अर्णोराज का, और बेटे ने मर्डर किया था अपार गांगे का। यानी पितृहंता तो बना था जगदेव, और भातृहंता कौन बना था, पृथ्वीराज द्वितीय। इसके बाद मैंने कहा समय बीता, अपार गांगे के बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना, और पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में शासक बनता है दोस्तों सोमेश्वर। 1166 ईस्वी से लगा करके 1177 ईस्वी तक अजमेर में जो शासन किया था वो सोमेश्वर ने किया था। सोमेश्वर के शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटित नहीं होती है। केवल इतना ही याद रखना है, सोमेश्वर का एक मंत्री था जिसका नाम था कदमवास राठौड़, जिसे अपन दूसरी भाषा में केमास राठौड़ भी कह सकते हैं। इस कदमवास राठौड़ या केमास राठौड़ ने अहिछत्तरगढ़ दुर्ग नागौर का निर्माण करवाया था। यह जो दुर्ग है इसको यूनेस्को द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस अवार्ड कब दिया गया, कैसे दिया गया, क्यों
क्यों दिया गया, जल प्रबंधन के दिया गया, इन सभी बिंदुओं पर अपन विस्तृत चर्चा जब राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला पढ़ेंगे उस समय और विस्तार से करेंगे। अभी इतना ध्यान रखें कि कदमवास राठौड़ के द्वारा कौन सा गढ़ बनाया जाता है, आई छत्तरगढ़, और उसी सोमेश्वर की हत्या अपने गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के शासक भीमदेव ने कर दी थी। और सोमेश्वर की हत्या के बाद में 1177 ईस्वी में अगला जो अजमेर का शासक बनता है उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय, यानी चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। उस पृथ्वीराज तृतीय की साधारण सी बातें अपन ने करी थी, उसका जन्म वगैरह उसकी प्रारंभिक जानकारी अपन ने देखी थी कि पृथ्वीराज तृतीय जो था, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में अनिहल पाटन नामक स्थान पर जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। पिता का नाम देखा सोमेश्वर, माता का नाम देखा कर्पूरी देवी, भाई का नाम हरिराज, पुत्र का नाम गोविंद राजे, और इसके अलावा बहन का नाम पृथ्वीबाई प्रभा, और इसके अलावा अपन ने देखा था घोड़े का नाम था पृथ्वीराज के नाट्यरंबा। मित्रों ऐसा प्रश्न भी आ जाए पृथ्वीराज का घोड़ा और ऑप्शन ए में चेतक मिल जाए तो अधिकांश भक्त तो चेतक करके आ जाएंगे। मित्रों चेतक घोड़ा प्रताप का था, नाट्यरंबा घोड़ा पृथ्वीराज का था, हुंजा घोड़ा बूंदी के उमेद सिंह का था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केसर कालवी घोड़ी अपने पाबूजी की थी, लीलन घोड़ी तेजाजी की थी, लीलागर घोड़ा देवनारायण जी का था। ये कुछ बातें अपने को ध्यान में रखनी है दोस्तों। और उसके बाद मैंने इसके कुछ दरबारी विद्वान लिखवाए थे। मैंने कहा कि पृथ्वीराज के जितने भी सैनिक अभियान थे उन सभी सैनिक अभियानों का जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में मिलता है, और उस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ का जो रचयिता है उसका नाम है जैनायक भट्ट। इसके अलावा पृथ्वीराज की जो निजी जानकारी है, पृथ्वीराज की निजी जानकारी करते वो क्या खाता, क्या पीता, कौन सी होटल में रुकता, कहां क्या 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 करता, सारी जानकारी जो थी वो मिलती है दोस्तों ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में, जिसके रचयिता थे चंद्रबरदाई। और इस ग्रंथ को अपने 18 भागों में बांटा था, यानी इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय थे। मित्रों इस 18 अध्यायों में से देखा था अपने 8 अध्याय लिखे थे चंद्रबरदाई ने, 6 अध्याय लिखे थे राजाबाई ने, और अंतिम जो 4 अध्याय थे वो लिखे थे इस चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने। इसलिए अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज ग्रंथ के रचयिता, तो आपका उत्तर होगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना पूर्ण किसने की, तो उत्तर होगा जलहण। और मैंने आपको जब इतिहास शुरू किया था और उस समय इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ाया था तब नोट लगा के बताया था कि ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता। उद्धारक का अर्थ क्या हुआ कि इस ग्रंथ को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो प्रसिद्ध करने का श्रेय मित्रों कर्नल जेम्स टोड को जाता, जिसे राजस्थान के इतिहास का भीष्म पितामह अथवा राजस्थान का क्या कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा इत्यादि उपनामों से मित्रों जाना जाता है। यहां तक कि अभी सभी चर्चाएं दोस्तों अपन कर चुके थे और आज इसी क्रम को दोस्तों अपन आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि पीछे की जितनी भी चर्चाएं हुई होगी सारी दिमाग में सेव हो गई होगी। अब आज इस पृथ्वीराज के प्रमुख के सैनिक अभियान कौन कौन से थे, यानी पृथ्वीराज ने कहां कहां पर कौन कौन से युद्ध लड़े और पृथ्वीराज के द्वारा कौन कौन से स्थापत्य कला के निर्माण कार्य करवाए गए, उनके ऊपर चर्चा करके पृथ्वीराज चौहान के इतिहास की विधिवत समाप्ति करेंगे। तो मित्रों देखिएगा, सबसे पहले अपन पृथ्वीराज के प्रमुख सैनिक अभियानों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। ये मान लीजिए इस प्रकार का अपना प्रदेश है और इस प्रदेश का नाम है राजस्थान, और राजस्थान का हृदय बताओ किसको कहा जाता है, अजमेर को। यानी राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है अजमेर, और अजमेर का दोस्तों जो शासक है उस शासक का नाम है पृथ्वीराज तृतीय। बताइए, अजमेर के शासक का नाम है पृथ्वीराज तृतीय, और पृथ्वीराज तृतीय का जो शासन काल है वो पृथ्वीराज तृतीय का शासन काल कब से कब तक है, 1177 से लगा के 1192 तक। इसके समकालीन शासकों के बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूं कि पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चारों तरफ के शासक कौन कौन थे दोस्तों, देखिएगा नक्शे में ऊपर की दिशा होती है दोस्तों उत्तर, ध्यान से समझें और एक ही बार में पूरी फिल्म को दिमाग में सेव कर ले। नीचे की दिशा होती है दक्षिण, इस दिशा को दोस्तों कहा जाता है पूर्व, और इस दिशा को कहा जाता है पश्चिम। मित्रों मैंने जब आपको बताया था
विग्रहराज चतुर, तब मैंने कहा था कि ऊपर की तरफ उत्तर में अपनी सीमा लगती है पंजाब से, और पंजाब के पास में जो जाति थी, जो पृथ्वीराज की शत्रु जाति मानी जाती है पंजाब के पास, क्योंकि उत्तर में राजस्थान की सीमा पंजाब से, और पंजाब के पास में जो पृथ्वीराज के समकालीन शासन करने वाली जाति थी, उस जाति का नाम मित्रों कौन सी जाति था? भंडानक। आगे अगर मैं नीचे की तरफ बढ़ूं तो इस उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान की सीमा लगती है हरियाणा के साथ। दोस्तों यहां पर अपनी सीमा लगती है एचआर, एचआर करते हरियाणा, और हरियाणा में मित्रों दो प्रमुख स्थान, एक तो रेवाड़ी और दूसरा गुड़गांव। गुड़गांव को वर्तमान में अपन गुरुग्राम भी कहते हैं। यहां पर आसपास में यानी रेवाड़ी और गुड़गांव के आसपास का जो शासन था दोस्तों, वहां पर जो शासन करता था उस शासक का नाम बताओ क्या था? नागार्जुन मित्रों। फिर मैं नीचे की तरफ बढ़ता हूं, पूर्व दिशा में अपनी यहां पर सीमा लगती है दोस्तों यूपी के साथ, और दोस्तों यूपी में एक स्थान पड़ता है कन्नौज। बताओ यूपी में स्थान कौन सा पड़ता है? कन्नौज। और अगर मैं बात करूं कन्नौज के आसपास की, तो कन्नौज का जो शासक था मित्रों, कन्नौज के शासक का नाम क्या था? जयचंद गढ़वाल। इस कन्नौज का शासक था दोस्तों जयचंद गढ़वाल, यानी इसके पृथ्वीराज के पूर्वी दिशा का जो शासक था उसका नाम था जयचंद गढ़वाल। अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ूं तो दक्षिण पूर्व दिशा में यहां पर सीमा लगती है अपनी मध्य प्रदेश के साथ मित्रों, और यहां पर एक स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश के पास में महोबा, और महोबा पड़ता है एमपी में मित्रों। इस महोबा नामक स्थान पर दोस्तों ध्यान रखना एक शासक था, उस शासक का नाम था परमर्दी देव चंदेल। बताओ इस शासक का नाम क्या था? चंदेल वंश का शासक, और चंदेल वंश के शासक का नाम बताओ मित्रों क्या था? परमर्दी देव चंदेल। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दोस्तों यहां पर जो अपनी सीमा लगती है वो सीमा लगती है गुजरात के साथ। बताइए यहां पर अपनी सीमा लगती है गुजरात के साथ, और गुजरात का जो शासक था मित्रों, उस गुजरात के शासक का नाम था भीमदेव द्वितीय। बताओ भीमदेव द्वितीय। और गुजरात में वंश कौन सा होगा? या तो सोलंकी बोल दें या चालुक्य बोल दें, एक ही बात है, यानी गुजरात का शासक था दोस्तों भीमदेव। अगर मैं थोड़ी सी ऊपर बात करूं दोस्तों, तो यहां पर अपनी उत्तर पश्चिम यानी यहां पर अपना गंगानगर, गंगानगर से आगे बीकानेर, बीकानेर से बाड़मेर, बाड़मेर से जैसलमेर, यहां तक का जो भौतिक भूभाग है, यहां पर अपनी सीमा लगती है पाकिस्तान से। और मित्रों पाकिस्तान के अगर पीछे के क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहां पर सीमा लगती है अफगानिस्तान से, यानी AFG का अर्थ है अफगानिस्तान। और दोस्तों अफगानिस्तान को उस समय कहा जाता था गौर प्रदेश। बताइए अफगानिस्तान को कौन सा प्रदेश कहते हैं? गौर प्रदेश। और गौर प्रदेश का जो दोस्तों शासक था, उस गौर प्रदेश के शासक का नाम था मित्रों मोहम्मद गौरी। बताइए गौर प्रदेश के शासक का नाम दोस्तों कौन सा गौरी था? मोहम्मद गौरी। ये सारे के सारे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन शासक है, और इन सभी शासकों के साथ एक एक शासक के साथ मित्रों इसकी चर्चा करेंगे कि एक एक शासक के साथ इसका संबंध कैसा था, क्या संबंध था। मित्रों एक जनरल व्यवहार की बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पड़ोसी के साथ जहां पर आप रहते हैं, आपके पड़ोसी के साथ आपके संबंध कैसे होने चाहिए, तो आपके मुख से एक ही जवाब निकलेगा, सर कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया से दुश्मनी ले ले, लेकिन कभी भी पड़ोसी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। और मित्रों ये व्यवहारिक बात है, आपका पड़ोसी जो है उस पड़ोसी के साथ मित्रों आपकी कतई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, पड़ोसी के साथ हमेशा आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लेकिन मित्रों पृथ्वीराज क्या करता है, जितने भी अपने पड़ोसी हैं उन सभी पड़ोसियों के साथ मित्रों दुश्मनी मोल ले लेता है। सभी पड़ोसी, एक भी पड़ोसी को ऐसा नहीं छोड़ा पृथ्वी ने जिसके साथ पृथ्वी की क्या नहीं है, दुश्मनी नहीं है। और पड़ोसियों से दुश्मनी दोस्तों महंगी पड़ती है। पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो संबंध को खराब भी नहीं करना चाहिए। अगर संबंध खराब करेंगे तो पड़ोसी बार बार टांग अड़ाएगा। पड़ोसी बार बार क्या अड़ाएगा? टांग अड़ाएगा, निश्चित है। लेकिन पृथ्वीराज ने तो मित्रों सभी पड़ोसियों के साथ संबंध खराब कर लिए। देखते हैं सभी पड़ोसियों के साथ संबंध खराब कैसे होते हैं। एक एक शासक के साथ में इसके संबंध बताता हूं। देखना दोस्तों, ये बंडानक जाति जो है,
ये बंडानक जाति पंजाब में है। और मित्रों, बंडानक जाति का व्यवहार वैसा है जैसे आप समझ लीजिएगा, आपका कोई पड़ोसी जो है, आपके प्लॉट का कोई पड़ोसी है, वो धीरे धीरे अपने प्लॉट की सीमा का विस्तार कैसे करता है। आपने देखा होगा गांवों में महिलाएं सुबह क्या करती है, झाड़ू निकालते निकालते रेत को थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाते खिसकाते आपके प्लॉट में या आपके जमीन में घुसने का प्रयास करती या नहीं करती है? बिल्कुल करती है। आप अपने खेत के पड़ोसी को देख लें, खेत का पड़ोसी जब खेती कर रहा होता है तो आपके खेत की मेड़ या खेत का जो दौरा होता है उसको हर बार फोड़ने का प्रयास करता और धीरे धीरे अपने खेत का क्या करना चाहता, विस्तार। वैसी की वैसी आदत दोस्तों बंडानकों की। ये बंडानक क्या करते, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बंडानक मित्रों यहां पंजाब से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए, आगे बढ़ना शुरू हुए और 20 साल में मित्रों ये यहां तक पहुंच गए, यानी राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान तक बंडानकों ने धीरे धीरे अपने पांव फैला लिए। मित्रों ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब धीरे धीरे इधर आया तो इस बात की सूचना पृथ्वी को लगती है और मित्रों पृथ्वीराज इन बंडानकों के ऊपर 1181 ईस्वी में ऐसा कड़ा प्रहार करता है कि इनको सिंध के पार छोड़ के आता है। यानी पहले बेचारे बंडानक यहां पंजाब में बैठे थे, लेकिन इन बंडानकों का इतना बुरी तरीके से पृथ्वी ने दमन किया कि पंजाब तो दूर पाकिस्तान सीमा में इनको सिंध नदी तक पहुंचा के आ जाता है। यानी पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र था दोस्तों, उस पर बंडानकों को पराजित करके पृथ्वीराज ने अधिकार कर लिया। तो पहला बिंदु आपको पता होना चाहिए, 1181 ईस्वी में बंडानक जाति को पराजित या बंडानकों के विद्रोह का क्या किया गया, दमन किया गया। अब बताओ बेचारे बंडानक इतनी साल से मेहनत करते करते यहां पर आए और इनको एक ही पावरफुल शॉट में बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, यानी सिंध सीमा तक पहुंचा दिया। तो बताओ बंडानक नाराज होंगे, खुश होंगे? निश्चित है नाराज होंगे। इन्होंने अपने पूर्वजों की पीढ़ियां खपा दी भरतपुर तक पहुंचने में और पृथ्वीराज को क्या लगा, 2 ओवर लगे, 6 छक्के लगाए और सिंध प्रांत तक छोड़ के आ गया। यानी बंडानकों ने सोचा रे पृथ्वी जैसा शासक नहीं देखा, हमने तो इतना धीरे धीरे गड्ढा खोते खोते आगे आए और पृथ्वी हमें सिंध पहुंचा के आ गया। यानी बंडानकों को पराजित कर दिया और बंडानकों को पराजित कर दिया तो बंडानकों के साथ संबंध खराब हो गए। मित्रों आगे बढ़ता हूं, नागार्जुन। मित्रों नागार्जुन रिश्ते में पृथ्वीराज तृतीय का चचेरा भाई लगता है और आज का कलयुग है, भाई भाई की कम ही बनती है। वैसे मित्रों जब संकट की घड़ी आती है तो सबसे पहले आपके साथ देने के लिए आपका भाई खड़ा होता है, लेकिन आजकल की व्यवहारिकता ऐसी हो गई है कि इस कलयुग के समय में भाई भाई की आंखें लड़ती है और वही बात नागार्जुन और पृथ्वीराज के बीच थी। इस नागार्जुन ने कहा रे पृथ्वी तुम तो इतना बड़ा शक्तिशाली है, तेरा तो सीमा इधर गुजरात पाकिस्तान होते हुए तेरे राज्य की तो कोई पार ही नहीं है। तू ऐसा कर, इस अजमेर के आसपास का भाग जो है मुझे सौंप दे। नागार्जुन शासक कहां का है, रेवाड़ी और गुरुग्राम का है और यह धीरे धीरे मित्रों पृथ्वीराज से साम्राज्य की मांग करता है और पृथ्वीराज से मांग करता है तो पृथ्वीराज एक दिन की बात है इस नागार्जुन पर 1181 ईस्वी में आक्रमण कर देता है और रेवाड़ी और गुरुग्राम छीन लेता है। यानी ये तो बेचारा नागार्जुन तो क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाने की बात कर रहा था, लेकिन नागार्जुन को बिना राजगद्दी के कर दिया, यानी रेवाड़ी और गुरुग्राम भी छीन लिया। दूसरी बात सीधी सी लिख लेनी है कि 1181 ईस्वी में 1181 ईस्वी में नागार्जुन को बताओ क्या किया जाता है। 1181 ईस्वी में नागार्जुन को पराजित, पहले बंडानकों को पराजित किया, फिर नागार्जुन को पराजित किया। अब बताओ जब नागार्जुन को पराजित किया तो नागार्जुन के साथ दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी? निश्चित है मित्रों दुश्मनी होगी। पहले बंडानकों से दुश्मनी लेता है और फिर अपने चचेरे भाई नागार्जुन से दुश्मनी लेता है। ठीक है गुरुजी, 2 दुश्मनियां तो हो गई, आगे चले मित्रों। आगे कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल और जयचंद गढ़वाल के साथ तो मित्रों दुश्मनी क्या महादुश्मनी हो जाती है। और महादुश्मनी कैसे हो जाती है दोस्तों देखिएगा। जयचंद गढ़वाल की एक छोरी का नाम था संयोगिता। बताओ कौन सी गित्ता? संयोगिता। और ये संयोगिता बताओ किसकी लड़की है? जयचंद गढ़वाल की लड़की है। मित्रों जयचंद गढ़वाल की लड़की
संयोगिता का ननिहाल दिल्ली में, पृथ्वीराज तृतीय का ननिहाल भी मित्रों दिल्ली में। दोनों की मुलाकात होती है दिल्ली में, और मित्रों दोनों की मुलाकात के बाद में इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पृथ्वीराज तृतीय मित्रों संयोगिता से विवाह करना चाहता है, संयोगिता पृथ्वीराज तृतीय से विवाह करना चाहता है, यानी दोनों की प्रेम कथा आगे बढ़ती है। और मित्रों निश्चित है प्रेम कथा का एक दिन भंडाफोड़ होना तय है। एक दिन मित्रों इस प्रेम कथा का भंडाफोड़, संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कथा का भंडाफोड़ किसके सामने होता है? जयचंद गढ़वाल ने। दोस्तों ऐसा कहा जाता है ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार कि पृथ्वीराज तृतीय का जो प्रेम पत्र था संयोगिता को भेजा गया था, उस प्रेम पत्र जो था वो जयचंद गढ़वाल के हाथ लग जाता है। उस प्रेम पत्र को देख करके मित्रों जयचंद गढ़वाल समझ जाता है कि संयोगिता का जो प्रेम प्रसंग है पृथ्वीराज के साथ चल रहा है, और जयचंद मित्रों कतई नहीं चाहता था कि संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज के साथ हो। क्यों नहीं चाहता? ऐसी क्या बात है? पृथ्वीराज स्मार्ट नहीं था क्या सर? पृथ्वीराज स्मार्ट था, इसमें कोई संदेह नहीं है। बॉडी वॉडी भी अच्छी थी, पढ़ाई में भी ठीक था, और सारे काम भी अच्छे थे। तो फिर सर संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज के साथ होने में क्या दिक्कत है? मित्रों दिक्कत विवाह की नहीं है, दिक्कत इस कन्नौज स्थान की है, क्योंकि पृथ्वीराज की जो आंख थी वो इस कन्नौज प्रदेश पर थी। पृथ्वीराज हर हाल में कन्नौज को हड़पना चाहता था, और क्यों अपना चाहता इसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि कन्नौज का जो मैदानी भाग था वो कन्नौज का मैदानी भाग तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, और एक तरफ उपजाऊ मिट्टी यानी समतल भूमि की भी कोई कमी नहीं है, पानी की भी कोई कमी नहीं है, और जहां भूमि और पानी की कोई कमी नहीं होती अन्न की कमी हो ही नहीं सकती। और ये कन्नौज ऐसा राज्य था जो पूरे भारत का पेट भर सकता था, इतना ज्यादा अन्न इस स्थान पर दोस्तों उत्पादित होता था। इस कारण पृथ्वीराज तृतीय जो है तीसरी आंख से कन्नौज की तरफ देख रहा था। जयचंद को पता था संयोगिता का विवाह अगर इसके साथ हो गया तो भी पृथ्वीराज जो है कन्नौज को तो छोड़ने वाला नहीं है, यानी कन्नौज पर अधिकार को लेकर पृथ्वीराज और जयचंद के बीच में पहले से टकराव था। इस कारण इस टकराव के कारण जयचंद गढ़वाल कतई नहीं चाहता था कि उसकी छोरी संयोगिता का विवाह किसके साथ हो, पृथ्वीराज के। लेकिन प्रेम कथा बढ़ रही है तो पृथ्वी ने सोचा कि कहीं ये प्रेम कथा अंजाम तक ना पहुंच जाए, इसलिए इस जयचंद गढ़वाल ने क्या किया, अपनी पुत्री संयोगिता के लिए एक स्वयंवर सभा का दोस्तों आयोजन किया। स्वयंवर सभा का अर्थ क्या होता है कि सारे आस पड़ोस के राजा महाराजा राजकुमारों को सभी को आमंत्रित किया गया, और उस सभा में जितने भी राजा महाराजा राजकुमार है उनमें से संयोगिता जो छोरा पसंद आए उसको अपना वर चुन सकती है। ऐसी जो सभा होती है उसको स्वयंवर सभा कहते हैं। मित्रों होता क्या है, इस सभा में केवल एक राजा को छोड़कर, पृथ्वीराज तृतीय को छोड़कर के राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को कन्नौज आमंत्रित किया जाता है स्वयंवर सभा के लिए। मित्रों सारे के सारे राजा महाराजा सज धज के डीओ बॉडी स्प्रे लगा के बाल वाल सेट करके सीधा का सीधा बताओ कौन सी सभा में पहुंच जाते हैं, स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं, क्योंकि क्या पता किसकी लॉटरी लग जाए, क्या पता संयोगिता किसके गले में अपनी वरमाला डाल दे। दोस्तों अब दोस्तों इस सभा में पृथ्वीराज तृतीय को, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय को लज्जित करने के लिए, इसे अपमानित करने के लिए दोस्तों इस स्वयंवर सभा का जो मुख्य द्वार था, जो एंट्री गेट था, उस एंट्री गेट पर मित्रों इस पृथ्वीराज तृतीय की एक प्रतिमा बनाई जाती है, और उस प्रतिमा को मित्रों पहरेदार का रूप दिया जाता है। यानी कोई भी राजा महाराजा राजकुमार आएगा, उस गेट से अंदर एंट्री करेगा तो उसकी नजर उस प्रतिमा पर पड़ेगी, और वो नजर जब प्रतिमा पर पड़ेगी तो वो क्या सोचेगा मन में, वो पृथ्वीराज तृतीय की प्रतिमा पहरेदार के रूप में है, तो वो मन में निश्चित रूप से सोचेगा रे पृथ्वी तो जयचंद का पहरेदार है, पृथ्वी तो जयचंद का क्या है, पहरेदार। यानी पृथ्वी तृतीय को अपमानित करने के लिए इसकी जो प्रतिमा लगाई जाती है वो प्रतिमा मित्रों पहरेदार के रूप में लगाई जाती है।
सारे के सारे राजा महाराजा राजकुमार स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं। इस संयोगिता को हाथ में एक वरमाला दे दी जाती है और जयचंद कहता है कि जा बेटे, जो भी तेरे को चेहरा अच्छा लगे उसके गले में ये माला डाल दे, वही तेरा अगला कौन सा बैंड हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। बताओ कौन सा बैंड हो जाएगा? वही तुम्हारा अगला हस्बैंड हो जाएगा, यानी वही तुम्हारा अगला पति हो जाएगा। मित्रों, संयोगिता वरमाला लिए पूरे पांडाल में राउंड काट आती है और पूरे पांडाल में राउंड काट करके अपने बापू जयचंद के पास जाती है और जयचंद को जाकर के कहती, रिजल्ट नॉट फाउंड, रिजल्ट नॉट ए फाउंड, यानी मुझे तो कोई चेहरा पसंद आया ही नहीं। ऐसी बात संयोगिता अपने पिता जयचंद को कहती है। जयचंद कहता है ट्राई अगेन, यानी पुनः प्रयास करें। एक बार दोबारा से राउंड लगा। मित्रों, संयोगिता दोबारा राउंड लगाती है, लेकिन फिर अपने बापू को आकर कहती, रिजल्ट नॉट फाउंड, रिजल्ट नॉट ए फाउंड। पृथ्वीराज जो इधर जयचंद कहता है ट्राई अगेन। संयोगिता तीसरी बार, मित्रों ध्यान रखिएगा, चक्कर लगाती है और तीसरे बार चक्कर लगाते समय इस संयोगिता की जो नजर होती है पहरेदार के रूप में खड़े पृथ्वीराज तृतीय की प्रतिमा पर पड़ती है और यह संयोगिता मित्रों क्या करती है, इस पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति के अंदर उस स्वयंवर सभा को डाल देती है। मित्रों, जैसे ही वो वरमाला उस पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति में डाली गई, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस संयोगिता ने अपना पति कौन से राज को चुन लिया है, पृथ्वीराज। सारे के सारे राजा महाराजा राजकुमार जो सज धज के लीलन के सूट बूट पहन के आए थे, सारे मित्रों देखते के देखते रह गए। बोला ये छोरा कौन है, इसकी प्रतिमा में वरमाला को डाल दिया गया है। मित्रों, इस बात की सूचना जो है शिव सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा पृथ्वीराज के पास पहुंचाई जाती है कि ऐसी घटना हो गई है कि इस संयोगिता ने आपकी प्रतिमा में वरमाला डालती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही पृथ्वीराज के मूर्ति में वरमाला डालती है पृथ्वीराज तृतीय, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पृथ्वीराज तृतीय यहां पर आता है अपनी सेना सहित कन्नौज पर और कन्नौज के जयचंद गढ़वाल को पराजित करके दोस्तों इस संयोगिता को उठा करके अजमेर ले जाता है और अजमेर ले जाकर के संयोगिता के साथ मित्रों गंधर्व विवाह कर लेता है। गंधर्व विवाह का अर्थ कौन सा विवाह होता है, यानी लड़की के घरवालों के विरुद्ध, लड़की के माता पिता के विरुद्ध वैदिक संस्कारों से किया जाने वाला जो विवाह होता है उस विवाह को दोस्तों गंधर्व विवाह कहा जाता है। अब देखिएगा, जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह कर लेता है पृथ्वीराज, तो बताओ जयचंद खुश होगा कि नाराज होगा? अरे जयचंद की पुत्री को ले गया तो निश्चित है जयचंद नाराज होगा। यानी जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ विवाह करके इस जयचंद के साथ दुश्मनी मोल, बताओ कौन सा राज ले लेता है मित्रों? पृथ्वीराज ले लेता है। देखो, सबसे पहले दुश्मनी किसके साथ मोल लेता है? बंडानकों के साथ, फिर नागार्जुन के साथ और फिर तीसरी दुश्मनी बताओ किसके साथ मोल ले लेता है? जयचंद गढ़वाल के साथ। ऊपर इधर के तीनों व्यक्तियों से दुश्मनी, इधर मित्रों गुजरात का शासक भीमदेव, गुजरात का शासक भीमदेव, इस गुजरात के शासक भीमदेव के साथ दोस्तों दुश्मनी क्यों लेता है? एक तो मित्रों ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय के जो पिता थे सोमेश्वर, उस पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या भी भीमदेव के द्वारा की जाती है। लेकिन दूसरा और सबसे अहम कारण दोस्तों, यहां पर एक प्रदेश पड़ता है माउंट आबू। बताओ यहां पर एक प्रदेश कौन सा पड़ता है? आबू। और इस आबू की एक राजकुमारी मित्रों जिसका नाम था इच्छिनी। बताओ इस आबू की राजकुमारी क्या था? इच्छिनी। और मित्रों इस इच्छिनी से विवाह करना चाहता कौन सा देव? भीमदेव। ध्यान से देखना, इस आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह करना चाहता है भीमदेव, इच्छिनी विवाह करना चाहता है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज विवाह करना चाहता है संयोगिता से। देखो तीर का निशान कहां से शुरू हुआ? भीमदेव, इच्छिनी, इच्छिनी पृथ्वी, पृथ्वी संयोगिता, यानी तीर का निशान आगे बढ़ रहा है, तीर का निशान वापस लौटकर आने का नाम ही नहीं ले रहा है।
इधर मित्रों भीमदेव का विवाह इच्छिनी के साथ तय किया जाता है, तो इच्छिनी मित्रों पृथ्वीराज को खत लिखती है कि पृथ्वी, आई विल वांट यू मैरी विथ मी, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। और मित्रों ऐसा कहा जाता है कि इच्छिनी को उठा करके पृथ्वीराज बताओ कहां लेकर के आ जाता है, अजमेर लेकर के आ जाता है। और जब इच्छिनी को पृथ्वीराज अजमेर लेकर के आ जाता है, इधर भीमदेव दूल्हा बनकर के तैयार है, बाराती नागिन डांस कर रहे हैं। अचानक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, दुल्हन फरार, दुल्हन फरार। कहने का अभिप्राय क्या हुआ, यानी इच्छिनी से विवाह करना चाहता भीमदेव, लेकिन इच्छिनी को उठा करके पृथ्वीराज ले जाता, और पृथ्वीराज ले जाता तो मित्रों पृथ्वीराज जब इसके साथ विवाह करता तो बताओ भीमदेव खुश होगा कि नाराज होगा? अरे होने वाली पत्नी को उठा लिया तो निश्चित रूप से नाराज होगा। भीमदेव तो नाराज होगा, जो होगा बताओ आबू राज्य जो है वो आबू राज्य नाराज होगा कि नहीं होगा? आबू भी नाराज होगा, यानी आबू से नाराज की ले ली, गुजरात से नाराज की ले ली, कन्नौज से नाराज की ले ली, नागार्जुन से नाराज की ले ली, बंडानक्कों से नाराज की ले ली। बचा बीच में कौन सा देव? परमदी देव चंदेल। मित्रों परमदी देव चंदेल के साथ भी पृथ्वीराज का रिश्ता ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज का रिश्ता जो है वो पृथ्वीराज का रिश्ता खराब था। खराब होने का प्रमुख कारण क्या था मित्रों, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज का रिश्ता खराब होने का कारण पृथ्वीराज के 82 सैनिक, हालांकि सैनिकों की संख्या लगभग 3-3.5 थी, वो किसी काम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से राजस्थान में प्रवेश कर रहे थे। अपने किसी सैनिक अभियान के तहत उत्तर प्रदेश गए हुए थे, और जब वो सैनिक लौट रहे थे तो मित्रों 82 सैनिकों को ये परमदी देव चंदेल क्या बना लेता है? बंधक बना लेता है, और पृथ्वीराज के 82 सैनिकों की मित्रों हत्या करवा देता है। जब पृथ्वीराज तृतीय के 82 सैनिकों की हत्या परमदी देव जो है चंदेल करवा देता है, तो इस बात की सूचना पृथ्वीराज तृतीय को लगती है, और पृथ्वीराज तृतीय को लगने के बाद में पृथ्वीराज तृतीय आपको पता है 1182 ईस्वी में, बताइए कौन सी ईस्वी में? 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय अपने सैनिकों की मृत्यु का बदला, और भी कई कारण थे, पृथ्वीराज 1182 ईस्वी में अपनी सैनिकों का बदला लेने के लिए मित्रों इस परमदी देव चंदेल के ऊपर आक्रमण करता है। इस आक्रमण के समय दोस्तों इसके 2 सेनापति थे परमदी देव के, आला और उद्दल। मित्रों ये आला और उद्दल उस समय परमदी देव चंदेल से नाराज चल रहे थे, और ये आला और उद्दल जो थे ये गुजरात के भीमदेव सेकंड की शरण में गए हुए थे। लेकिन जब पृथ्वीराज तृतीय के आक्रमण की सूचना इस परमदी देव चंदेल को लगती है, तो इस आला और उद्दल को वापस परमदी देव चंदेल बुलाता है। 1182 ईस्वी में परमदी देव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में मित्रों महोबा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, जिसे इतिहास में अपन तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। 1182 ईस्वी में महोबा नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसे अपन तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में एक तरफ पृथ्वीराज है, दूसरी तरफ परमदी देव चंदेल और उसके सेनापतियों का नाम दोस्तों क्या है? आला और उद्दल। युद्ध होता है, और इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय विजय हो जाता है। पृथ्वीराज तृतीय विजय तो हुआ जो हुआ, परमदी देव चंदेल पराजित तो हुआ जो हुआ, लेकिन परमदी देव चंदेल ने अपने 2 नगीने आला और उद्दल को खो दिए। मित्रों आला और उद्दल बड़े वीर सैनिक थे, पृथ्वीराज तृतीय के सामने बड़ी वीरता से लड़े। मित्रों बड़ा रोमांचक युद्ध हुआ था, एक तरफा युद्ध नहीं था, सुपर ओवर में जाकर के पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी, यानी मामला बराबर का था। अंत में आला और उद्दल जो है दोस्तों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और जब आला और उद्दल दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए, इतनी वीरता से लड़े, तो दोस्तों इनकी वीरता को देख करके एक विदेशी इतिहासकार जगनिंग ने कथन लिखा था कि 11 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। ऐसा जो कथन लिखा जाता है वो कथन बताओ किसके द्वारा लिखा जाता है? जगनिंग ने। किसको देख करके लिखा? आला और उद्दल की वीरता को देख करके। क्या लिखा?
11 वर्ष कुकर जिए 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कुत्ते की आयु 11 वर्ष होती है, सियार की आयु 12 वर्ष, और क्षत्रिय की खून में उबाल या क्षत्रिय युद्ध भूमि में योद्धा की तरह 18 वर्ष तक लड़ता है, बाकी जीवन तो धिक्कार है। ऐसा जो कथन 11 वर्ष कुकर जिए 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार, ऐसा विदेशी इतिहासकार जगनिंग ने किसकी वीरता को देख करके लिखा था? आला और उद्दल की वीरता को। मित्रों देखिए, बंडानकों से दुश्मनी ले ली, नागार्जुन से ले ली, कन्नौज के जेतसन से ले ली, परमद्दी देव को महोबा के युद्ध में हरा करके दुश्मनी ले ली, आबू से दुश्मनी ले ली, गुजरात के भीमदेव से दुश्मनी ले ली। बताओ एक भी पड़ोसी ऐसा बचा है क्या जिसके साथ पृथ्वीराज तृतीय के मधुर संबंध है? कोई पड़ोसी ऐसा नहीं है। मित्रों अब क्या होगा जब आपके पड़ोसी के साथ ही संबंध अच्छे नहीं है? तो मित्रों ध्यान रखना, पड़ोसी आपके टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। और मित्रों ध्यान रखना, ये सारे मन ही मन, ये सारे मन ही मन पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेने की बात करते हैं। और सारे के सारों को पता है, इस बंडानकों को पता है कि अगर अपन अकेले गए तो पृथ्वी अपन को पछाड़ेगा। जयचंद को भी पता है अकेले पराजित कर नहीं सकते, भीमदेव को भी पता है पृथ्वीराज को अकेले पराजित कर नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वीराज तृतीय को ये कोई पराजित कर नहीं सकते तो ये पृथ्वीराज को पराजित करवाने की सोचते हैं। यानी जब आपका दुश्मन कुछ उखाड़ नहीं सकते तो वो आपका बुरा करवाने की सोचते हैं। और इसी योजना के तहत मित्रों ध्यान रखना, इसी योजना के तहत इन सभी सैनिकों के मतभेद के, इन सभी पड़ोसी राजाओं के साथ पृथ्वीराज के मतभेद के कारण मित्रों मोहम्मद गौरी को भारत में घुसने का मौका मिलता है। ये सभी शासक चाहते थे कि येन केन पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों पराजित किया जाए। और अब इसका फायदा बताओ किसके द्वारा उठाया जाएगा? मोहम्मद गौरी। ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मद गौरी को सहयोग करने की बात करते हैं। और मित्रों जब मोहम्मद गौरी को इतना सुराग मिल जाता है तो मोहम्मद गौरी मित्रों अपनी सेना लेते हुए इधर लाहौर, जब इनके साथ संबंध पढ़ेंगे तब और विस्तार से पढ़ेंगे, इधर लाहौर इधर बटनेर के पास से अधिकार करता हुआ मित्रों ये चौहान साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है। और जब चौहान साम्राज्य में प्रवेश करता है तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में मित्रों इतिहास का पहला युद्ध तराइन का युद्ध होता है। यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध किस किस के बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का पहला युद्ध। गौरी क्यों आया? क्योंकि पृथ्वी के सभी सीमावर्ती राजाओं से मतभेद है। इसी मतभेद के लिए ये सीमावर्ती राजा अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मोहम्मद गौरी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मोहम्मद गौरी इसी अवसर को चाहता था और इसी अवसर को भांप करके भारत आ जाता है और चौहान साम्राज्य में सेंध लगाने का दोस्तों प्रयास करता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है करनाल हरियाणा नामक स्थान पर। और इस युद्ध में मित्रों पृथ्वीराज तृतीय जो है मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित करता है। मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित करता है। एक तरफा मैच 10 विकेट से इसको पराजित किया गया और मोहम्मद गौरी को मित्रों बंधक बना लिया गया। लेकिन मित्रों कुछ ही समय पश्चात मोहम्मद गौरी को बंधक बना करके छोड़ दिया जाता है। कई इतिहासकार इसे पृथ्वीराज के जीवन की सबसे बड़ी भूल करार देते हैं कि दुश्मन को बंधक बना करके छोड़ देना या पीठ दिखाकर भागते हुए दुश्मनों के ऊपर आक्रमण ना करना, यह राजपूतों की सबसे कमजोरी इतिहासकारों ने बताई है। मित्रों राजपूताना के राजाओं की यह खास बात होती थी कि पीठ दिखाकर भाग रही सेना के ऊपर राजपूताना के राजा मित्रों आक्रमण नहीं करते थे। जबकि जितने भी विदेशी आक्रांता आए अगर उनको ऐसा अवसर मिल जाता तो मित्रों वो अवसर को छोड़ते नहीं थे। वो चाहते थे कि इनका पूरा सोपड़ा ही साफ कर दिया जाए। वो कतई दुश्मन को मारने से पहले छोड़ते नहीं थे। लेकिन राजपूताना के राजा, हिंदू धर्म के राजा आया, क्योंकि हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है दया भाव। दया भाव के सिद्धांत के कारण ही मित्रों इस राजपूताना के ऊपर इतने विदेशी आक्रमण हुए थे।
पृथ्वीराज का इस युद्ध में मित्रों जीतना क्या हुआ, दुश्मन के सैनिक पीठ दिखाकर भाग रहे थे, लेकिन पृथ्वी अपनी उदारता का परिचय देता है और इस मोहम्मद गोरी की सैनिकों को भागने देता है। पीठ दिखा रही सेना के ऊपर दोस्तों पृथ्वी आक्रमण नहीं करता। ये पृथ्वीराज चौहान के इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अब होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, दिल्ली तक इसका शासन है, अजमेर में आ जाता है और अब पृथ्वीराज को ऐसा लगता है कि अब तो अपन दल पुंगल हो गए, विश्व विजेता हो गए, यानी कोई अपने को पराजित करने वाला नहीं है। आप भी सोच सकते हैं, चारों तरफ देखो, कोई भी चेहरा आपको दिख रहा है जो पृथ्वी को पराजित कर दे? अरे बंडानकों को पराजित किया, नागार्जुन को पराजित किया, जयचंद को पराजित किया, परमद्दी को किया, आबू में किया, गुजरात के भीम को किया और इधर खुद को ऑस्ट्रेलिया समझने वाले इस मोहम्मद गोरी को तो एक तरफा पराजित किया। चारों तरफ अपना झंडा गाड़ चुका है पृथ्वीराज, यानी किसी का साहस नहीं है कि पृथ्वीराज की तरफ पे आंख उठा करके देख ले मित्रों। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है कि मोहम्मद गोरी कतई ही चुप नहीं बैठने वाला था। वो इस तराइन के युद्ध में मिली पराजय का मित्रों बदला पृथ्वीराज से जरूर चुकता करना चाहता था। वो हर हाल में तराइन की पहली पराजय का बदला पृथ्वीराज से लेना चाहता था। इसलिए मित्रों यहां से युद्ध हार करके लौट जाने के पश्चात ये जो है अफगानिस्तान में गजनी नामक स्थान से ये आया था। गजनी अफगानिस्तान में मित्रों अपनी सेना को सुसंगठित करने में लग जाता है, युद्ध अभ्यास में लग जाता है, युद्ध पद्धतियों में लग जाता है, नए प्रकार के युद्ध नियमों को सीखता है, नए युद्ध कुशल सीखता है और 1 साल तक मित्रों पृथ्वीराज से लोहा लेने के लिए एक अपनी सशक्त और मजबूत सेना को तैयार करने में जुट जाता है मोहम्मद गोरी। इधर मित्रों पृथ्वीराज अति विश्वासी हो गया था। पृथ्वीराज के मन में यह बात हो गई थी कि अब तो कोई अपने टक्कर का है ही नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस बात की सोच जो है पृथ्वीराज के अंदर आती है और पृथ्वीराज मित्रों अति उत्साहित हो जाता है। पृथ्वीराज तराइन का पहला युद्ध जीतने के बाद 1191 ईस्वी से लगा करके 1192 ईस्वी तक मित्रों 1 साल की अवधि के दौरान मौज मस्ती आमोद प्रमोद में यह समय बिताता है। यह बात मैं नहीं, यह बात ग्रंथ पृथ्वीराज रासो कहता है। पृथ्वीराज रासो कहता है कि पृथ्वीराज ही नहीं, पृथ्वीराज के सैनिक भी 1191 से 92 ईस्वी तक का समय किसी सैनिक अभ्यास में नहीं बिताते, किसी युद्ध अभ्यास में नहीं बिताते, किसी नए रण युद्ध या युद्ध कौशल में नहीं लगाते। सैनिक और पृथ्वीराज दोनों के दोनों अपने जीवन का जो अधिकांश समय है वो इस समय 1 साल का समय आमोद प्रमोद में बिताते हैं। मित्रों इधर मोहम्मद गोरी 1 साल बाद में अपनी तराइन की पराजय का बदला लेने के लिए फिर से अपने उसी मैदान में, यानी वही घोड़े वही मैदान, 1 साल का अंतर है। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय जो है, पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण के लिए मोहम्मद गोरी फिर से बताओ कहां पर आ जाता है, तराइन के मैदान में आ जाता है। तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी के आगमन की सूचना जब पृथ्वीराज तृतीय को लगती है तो मित्रों पृथ्वीराज तृतीय अति उत्साहित होकर के, यानी अति आत्मविश्वास में आ गया था। पृथ्वीराज अपने अल्प सैनिकों के साथ, बिना किसी युद्ध योजना के साथ, बिना किसी युद्ध अभ्यास के साथ, जितने उसके सैनिक थे बिना सेना को संगठित किए सीधा तराइन के मैदान की ओर रुख करता है। यानी पृथ्वीराज मैदान में तो आ रहा है, लेकिन युद्ध में कैसे लड़ेंगे, कौन सेनापति रहेगा, क्या रहेगा, उसकी योजना भी है, लेकिन योजना समुचित नहीं है। जितनी उस योजना पर क्रियान्वयन होना था उतना मित्रों क्रियान्वयन होता नहीं है। अब होता क्या है, पृथ्वीराज जैसे ही तराइन के मैदान में मित्रों आता है, पृथ्वीराज तृतीय तराइन के मैदान में आता है, मोहम्मद गोरी की सेना के सामने दोस्तों जब डटता है तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज
पृथ्वीराज सेनाएं आमने सामने होती। पृथ्वीराज की आंखों का तेज देख करके मोहम्मद गोरी मित्रों कांपने लगता है। और दोस्तों, मोहम्मद गोरी जियाउद्दीन नामक व्यक्ति के सहयोग से पृथ्वीराज के पास एक पत्र भिजवाता है और उस पत्र में ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से युद्ध लड़ना नहीं चाहता। यानी गोरी जो है पृथ्वीराज को एक खत भेजता है और उस खत के अंदर संधि वार्ता का प्रस्ताव था। यानी उस पत्र में पृथ्वीराज के पास सूचना दी जाती है कि मोहम्मद गोरी आपके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता, मोहम्मद गोरी तो आपसे संधि करना चाहता है। और संधि के लिए मोहम्मद गोरी ने 4 दूत जो है गजनी अफगानिस्तान अपने भाई जियाउद्दीन के पास भेजे हैं। अब उस जियाउद्दीन से वो दूत संदेश लेकर आएंगे कि संधि में क्या क्या शर्तें होगी। तब तक पृथ्वीराज सिंह आप निश्चिंत रह सकते हैं, आप पर कोई आक्रमण नहीं होगा। ऐसी बात मोहम्मद गोरी की तरफ से पृथ्वीराज के पास पहुंचाई जाती है। क्या कहा गया कि पृथ्वीराज जी, हम आप पर आक्रमण नहीं करना चाहते, हम तो आपके साथ संधि करना चाहते हैं, लेकिन संधि में शर्तें क्या होगी ये हम तय नहीं करेंगे, ये हमारा जियाउद्दीन जो गजनी में बैठा है वो तय करेगा। वहां से 4 दूत हमने भेज दिए हैं, वो आएंगे और आकर के हम आपको बता देंगे कि इन इन मुद्दों पर हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं। मित्रों, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को कहता है, जैसी आपकी इच्छा, लड़ना है तो भी घोड़े तैयार है और नहीं लड़ना है तो भी घोड़े तैयार है, तू बाहर का मेहमान है, जैसी तेरी इच्छा। मित्रों, इस संधि की बात को सुनकर के पृथ्वीराज इस युद्ध भूमि से थोड़ा दूर अपना सैनिक कैंप बना लेता है और वहां पर सैनिकों के साथ में मित्रों आराम करने लग जाता है। पृथ्वीराज और पृथ्वीराज के सैनिक मित्रों निश्चिंत है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी 2-3 दिन का समय लगेगा, गजनी से दूत आएंगे, तब तक समय लगेगा। इसलिए मित्रों पृथ्वीराज के सैनिक और पृथ्वीराज फिर 1-2 दिन के लिए आमोद प्रमोद में व्यस्त हो जाते हैं, अपने सैनिकों को अलग रख देते हैं और देर रात्रि तक इधर उधर बातें करते हुए बैठे रहते हैं। मित्रों, देर रात को सोते हैं, सुबह का जल्दी का समय था। पृथ्वीराज के सैनिक मध्य रात्रि तक सोने के कारण सुबह आराम से खराटे ले रहे थे और उसी समय अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकालीन सुबह जल्दी के समय में इस मोहम्मद गोरी ने धोखा करते हुए पृथ्वीराज की मित्रों सोती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उसको पता है कि फेस टू फेस लड़ा जाएगा तो मामला टक्कर का हो जाएगा और पृथ्वी को पार पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मित्रों इसने संधि का बहाना बना करके पृथ्वीराज के साथ धोखा किया और पृथ्वीराज की सोती हुई सेना के ऊपर तराइन के मैदान में मित्रों 1192 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। मित्रों, जैसे ही आक्रमण की आहट हुई, पृथ्वीराज के सैनिक संभल पाते उससे पहले तो गोरी के लाखों की जो संख्या थी सैनिकों की मित्रों, वो पृथ्वी की सेना पर हावी हो जाती है। पृथ्वीराज के सैनिक आपको पता है तैयार नहीं थे, वो उठकर हथियार हाथ में लेकर हथियार चलाने की तैयारी करते। तब तक तो मित्रों ये मोहम्मद गोरी के जो सैनिक थे, राजपूत सैनिकों को पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सैनिकों को चारों तरफ से घेर चुके थे। लेकिन मित्रों पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में भूखे शेर की तरह इस मोहम्मद गोरी की सेना पर टूट करके पड़ता है और मोहम्मद गोरी की सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन मित्रों ऐसा कहते हैं उसी समय एक भाला इस पृथ्वीराज के घोड़े नाट्य रंबा और एक भाला पृथ्वीराज पर लगता है। पृथ्वीराज गंभीर घायल होता है तो पृथ्वीराज युद्ध भूमि से बाहर हो जाता है। पृथ्वीराज युद्ध भूमि से बाहर होने की खबर जब पृथ्वीराज के सैनिकों को लगी, उन्होंने कहा कि कप्तान ही बाहर हो गया है। तो मित्रों जब कप्तान आउट हो जाए तो टीम के बाकी खिलाड़ियों का मनोबल गिरना तय है। बाकी राजपूत सैनिकों हतोत्साहित होते हैं और मोहम्मद गोरी के सैनिक मार काट मचाते हुए मित्रों इस तरह इनके दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण करके इस युद्ध को जीत लेते हैं। मित्रों
तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज द्वितीय ने इस मोहम्मद गौरी ने जीत लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा तराइन का दूसरा युद्ध जीतने के बाद जो पृथ्वीराज तृतीय था ये यहां से युद्ध भूमि से बाहर निकल करके हरियाणा की सीमा में, क्योंकि करनाल वैसे भी हरियाणा में पड़ता है, सिरसा नामक स्थान पर चला जाता है। और सिरसा हरियाणा में एक स्थान पड़ता है सरस्वती, उस सरस्वती नामक स्थान पर मित्रों सिरसा हरियाणा में मोहम्मद गौरी के सैनिक 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर देते हैं। यानी पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु किस स्थान पर होती है? 1192 ईस्वी में सरस्वती नामक स्थान पर सिरसा हरियाणा में। और तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीत लिया बताओ? मोहम्मद गौरी ने। लेकिन मित्रों ऐसा कहा जाता है ग्रंथ पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई के अनुसार, क्योंकि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का सबसे करीबी मित्र था, इनके बारे में कहा जाता है 7 जन्म 7 मरण, यानी दोनों का जन्म भी 7 हुआ, दोनों की मृत्यु भी 7 हुई। मित्रों ऐसा कथन बताओ किसके बारे में कहा जाता है? चंद्रबरदाई और अपने पृथ्वीराज के बारे में। वो चंद्रबरदाई लिखता है कि नहीं, सिरसा हरियाणा में मृत्यु नहीं हुई। बाकी चंद्रबरदाई को छोड़कर के अधिकांश इतिहासकार इसी बात को मानते हैं कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय की जो मृत्यु होती है सिरसा हरियाणा में होती है। लेकिन ये मित्रों चंद्रबरदाई कहते हैं कि इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को बंधक बनाया गया, बंधक बना करके इसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, पृथ्वीराज तृतीय को अंधा कर दिया गया और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय को मित्रों बंधक बना करके गजनी अफगानिस्तान ले जाता है, जहां पर इसे कड़ी यातनाएं दी जाती है। और पृथ्वीराज रासो में यानी चंद्रबरदाई तो यहां तक लिखता है कि जब गजनी अफगानिस्तान ले जाया गया तो मैं भी गजनी में था, यानी चंद्रबरदाई भी गजनी में था। और चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने मोहम्मद गौरी को चैलेंज किया कि गौरी तुमने गद्दारी की, लेकिन मेरा स्वामी अब भी इतना बलशाली है कि वो अब भी तुझे मार सकता है। ऐसा पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है वो दावा करता है। चंद्रबरदाई ने कहा इस मोहम्मद गौरी को, मेरे सैनिक को, मेरे स्वामी को तूने अंधा जरूर कर दिया है, लेकिन वो अंधा होते हुए भी तेरी हत्या कर देगा, क्योंकि वो शब्द भेदी बाण में निपुण था। यानी शब्द को सुनकर के उस सटीक निशाने पर वो बाण को चला देता था। और मित्रों ऐसा कहते हैं कि इस शब्द भेदी बाण का परीक्षण लेने के लिए मोहम्मद गौरी क्या करता है? गजनी अफगानिस्तान में एक सभा का आयोजन करता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के इस परीक्षा को लेना चाहता था शब्द भेदी बाण की। और मित्रों वहां पर चारों तरफ दरबारियों के बीच में, मित्रों ध्यान में रखना है, चारों तरफ दरबारियों के बीच में एक मंच सजाया जाता है। और वो मंच मित्रों जो था वो हवा में काफी ऊंचाई पर सजाया गया था, ताकि अगर पृथ्वीराज इधर उधर बाण चलाए तो नीचे ही लगे, कहीं ऊपर ना लगे। इसलिए मोहम्मद गौरी खुद ने अपना आसन मित्रों ऊपर बनाया, बाकी सभी नीचे थे। पृथ्वीराज के हाथ में तीर और कमान दी जाती है। मित्रों ऐसा कहते हैं कि इस मोहम्मद गौरी के ऊपर जो आसन बना हुआ था, उस आसन को देख करके ये चंद्रबरदाई इस पृथ्वीराज तृतीय के कान में एक बात कहता है कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल है प्रमाण, ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके रे चौहान। यानी 4 बांस 24 गज 8 अंगुल है प्रमाण, ते ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके रे चौहान। यानी प्राचीन समय में ऊंचाई बांस में मापी जाती थी, 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल। यानी चंद्रबरदाई ने वो दूरी अपनी आंखों से माप ली थी। इनकी आंखें इतनी पार की थी कि सटीक दूरी को मापा गया और उसी दूरी के ऊपर मित्रों पृथ्वीराज बाण चलाता है और मोहम्मद गौरी की इस बात को, मोहम्मद गौरी की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। ऐसी बात चंद्रबरदाई लिखता है। लेकिन मित्रों इस बात में कतई सत्यता नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद तो इस मोहम्मद गौरी का फिर से भारत पर आक्रमण हुआ था। लेकिन एग्जामिनर पूछ ले कि चंद्रबरदाई के अनुसार गौरी की मृत्यु कहां पर हुई, तो मित्रों चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु कहां पर हुई, तो अपन बता सकते हैं गजनी अफगानिस्तान में। और चंद्रबरदाई के अनुसार मित्रों इस शब्द भेदी बाण से 4 बांस 24 गज 8 अंगुल ऊपर है प्रमाण, ते बैठो सुल्तान मत चूके रे चौहान। मित्रों यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाते हुए इस मोहम्मद
गौरी की गर्दन उड़ा दी थी। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान की हत्या तो चंद्रवरदाई ने कर दी और चंद्रवरदाई खुद ने सुसाइड कर लिया। यानी एक दोनों दूसरे को मारते हुए अपनी राम कथा का यानी अपनी कहानी का द एंड कर लेते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु होती है मित्रों 1192 ईस्वी में सिरसा हरियाणा में होती है। यह सारा का सारा घटनाक्रम दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के काल में सभी शासकों के साथ अपने संबंध देके आशा करता हूं कि यहां तक का घटनाक्रम यानी तराइन के दूसरे युद्ध का घटनाक्रम सब विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। और अब प्रत्येक शासक के साथ इन संबंधों को विस्तार से अपन लिखेंगे अपनी अगली क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम।